वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम वी आर लाइव, हम लाइव हैं और आज हमने आज से शुरू करंट अफेयर की एक शुरू किया हुआ है। करंट अफेयर की सीरीज शुरू की हुई है जो आपको डेली मिलेगी। और ये करंट अफेयर अभी तक ऐसा करंट अफेयर कोई भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक क्वेश्चन में आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, जिससे भी रिलेटेड उस टॉपिक के बारे में आपको पूछा जाएगा, उसके सारे टॉपिक एक ही क्वेश्चन के बारे में सब कुछ क्लैरिफाई किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी किसी भी एग्जाम में। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर ये आप लोग डे बाय डे देखते हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ओनली टेस्ट सीरीज देखने, मतलब जो हमारी डेली की करंट अफेयर सीरीज है उसको देखते रहिए ओनली। तो आप पूरा वीडियो देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने फ्रेंडों को भी सब्सक्राइब करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमने मैथ्स के अलावा एक करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। ये डे बाय डे देखिएगा, आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी यूट्यूब हमारे चैनल के माध्यम से। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज की करंट न्यूज है, चीन में बेसिकली चीन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधित्व मंडल ने सोलोमन द्वीप के साथ बनाए संबंध। सोलोमन द्वीप, तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है वो देखिएगा ओनली, ठीक है। ये बोल रहा है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। हम आपको इसमें कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, नया नया समझिएगा, वो पूरा देखिएगा वीडियो को, कुछ ना कुछ आपको हर स्लाइड में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की हाल ही में सोलोमन द्वीप की यात्रा में, अभी बेसिकली सोलोमन द्वीप के बारे में हमें पढ़ना है। ये सोलोमन द्वीप कहाँ है। यात्रा में दोनों देशों के बीच में बढ़ते सहयोग और उनके लोगों के लिए इतने महत्व पर प्रकाश डाला है। चीन की कम्युनिस्ट, यानी बेसिकली चीन में कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। इसके बारे में, चीन के बारे में भी पढ़ना है इस टॉपिक में। पार्टी के केंद्रीय समिति के तहत अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप प्रमुख गुओ एझोउ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान सोलोमन द्वीप के नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। तो एक वार्ता हुई है, यानी बायलिंगुअल क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई है इन दोनों की, यानी चीन और सोलोमन द्वीप के बीच में। यात्रा के दौरान चीनी प्रतिनिधिमंडल ने सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री, अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद, यही इसने बता दिया सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री कौन है, मेनससे सोगावर, विदेश मंत्री और ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की, यानी चीन के प्रतिनिधिमंडल ने। समझिएगा, बैठक की इस श्रृंखला में दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों के गहन को रेखांकित किया है। गौरतलब है कि चीन की सोलोमन द्वीप की यात्रा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बाजीन के बीजिंग दौरे से ठीक एक सप्ताह पहले हुई है। यानी इसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी एक हफ्ते पहले चीन की दौरे पे गए हुए थे, करेक्ट। तो हमें अब देख लेना है, ये तो वार्तालाप हो गया उनका, दोनों देशों की वार्तालाप क्यों होती है भाई, क्यों एक दूसरे के प्रतिनिधिमंडल या राजनेता किसी दूसरे देश में जाते हैं, क्यों जाते हैं कि वहाँ के संबंध, उन दोनों के संबंध मजबूत हों, उन दोनों के बीच में व्यापार गतिविधियां सुचारू रूप से चलते रहें, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई अच्छे किसी भी
फील्ड के बारे में उन लोगों की बात में क्या हो सकती है, वार्तालाप हो सकती है, और बिजनेस डील हो सकती है, बिजनेस डील हो सकती है, ठीक है, बिजनेस डील हो सकती है। तो बेसिकली हम आपको देखते हैं इसमें हमें आज क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली हम देखते हैं चीन के बारे में। ओके, करेक्ट, चीन। तो बेसिकली चीन की आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली चीन के बारे में देखते हैं। चीन, चीन, तो चीन की राजधानी क्या है भाई? पहले हम राजधानी देखते हैं चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग, करेक्ट। चीन की मुद्रा युआन। अब चीन की मुद्रा युआन तो सभी को पता होगा, बट चीन की एक दूसरी मुद्रा, इसका नाम, दूसरा नाम भी है। तो चीन की मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, उसको मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट, चीन की दूसरी मुद्रा का नाम है एक्चुअली रेन मिनबी, ठीक है। दूसरी मुद्रा का नाम है रेन बिनबी, मिनबी, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ठीक है, ये बहुत प्रचलित मुद्रा है, ठीक है। तो हमने राजधानी देख ली, मुद्रा देख ली इसमें। उसके बेसिकली पीएम कौन से, तो आपको पता होना चाहिए कि चीन के शी जिनपिंग, ठीक है। शी जिनपिंग क्या है, प्रधानमंत्री है। शी शी जिनपिंग, करेक्ट। तो हमने 3-4 फैक्ट देख लिए, इजी तरीके से आप देख सकते हो, करेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं सोलोमन द्वीप। अब सोलोमन द्वीप के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे भाई। अब सोलोमन द्वीप आया है, ठीक है। सोलोमन सोलोमन द्वीप, तो हम देखते हैं सोलोमन द्वीप बेसिकली है क्या। तो बेसिकली सोलोमन द्वीप का बहुत पहले से बहुत बड़ा देश है, छोटा सा देश है, सॉरी। ये द्वितीय विश्व युद्ध से ही, यानी द्वितीय विश्व युद्ध, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था अपना, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 1948 से 1940 के बीच में, ठीक है। तो 1948 से 1939 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध में चीन और सोलोमन द्वीप बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। पहले से ही मित्र हैं, एक फ्रेंड है, तब से फ्रेंड है, करेक्ट, तब से फ्रेंड है। अब सोलोमन द्वीप के बारे में भी देख लेते हैं। तो बेसिकली सोलोमन द्वीप है जो जो क्या है, पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, ये पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी की क्या है ये, पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में है भाई, के पूर्व में मेलानेशिया, मेलानेशिया में स्थित है। एनी डाउट, ठीक है। इसमें इसमें लगभग, समझिएगा, 900 द्वीप हैं। इसमें सोलोमन द्वीप में कितने, 900 द्वीप है, देख लीजिएगा आप, करेक्ट। ये बेसिकली इसमें ज्वालामुखी द्वीप है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी में आते हैं, पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। तो ये उसके बाजू में ही है। तो इसकी हम राजधानी देख लेते हैं,
राजधानी बेसिकली क्या है, इसकी राजधानी है होनियारा। होनियारा वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। वो ये आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी द्वीप और प्रवाल भित्तियों की दोहरी श्रृंखला पाई जाती है इसमें, ठीक है। ये क्या है, होनियारा। होनियारा, इसकी राजधानी क्या है, होनियारा है। इसो की मुद्रा भी देख लेते हैं हम, इसकी मुद्रा क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी मुद्रा है सोलोमन, सोलोमन आइसलैंड डॉलर। तो हमने कितने फैक्ट देखे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है सोलोमन द्वीप की मुद्रा क्या है, सोलोमन द्वीप की राजधानी क्या है, कितने थे लगभग सोलोमन द्वीप में, कितने कितने महान कितने द्वीप हैं, करेक्ट। तो बेसिकली हमने बहुत सारे फैक्ट देखे हुए हैं इसमें, करेक्ट। तो ऐसे हम देख सकते हैं, एक हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें कितने सारे फैक्ट हमने जानने की कोशिश की और हमने सीखे हुए हैं। अब और इजी तरीके से आप इसमें सीख सकते हो, करेक्ट। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज की सेकंड न्यूज है, भारत अगले 5 वर्षों में चिप फैब्रिकेशन और डिजाइन हब बन जाएगा। क्या कह रहा है इसमें, चिप 5 वर्षों में चिप यानी इंडिया चिप बनाने के मामले में हब बन जाएगा। हमारे यहाँ 5 वर्षों में चिप बनना शुरू हो जाएगा, मतलब शुरू अभी भी बनती हैं चिपें, लेकिन एक क्या हब बन जाएगा। मैंने हब का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अब क्या करेंगे, इसका उत्पादन करेंगे। तो इसमें क्या क्या रहा है देखिए, टेक्निकल के क्या क्या आए हुए हैं इसमें। तो इसके माध्यम से जो हमारी न्यूज है, इसके माध्यम से कौन कौन से फैक्ट निकल के आए हैं वो देखिएगा। भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना मंत्री यानी आईटी मंत्री, तो आपको पता होना चाहिए आईटी मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अनुमान है कि 6 से 7 वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर, आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर, इसलिए अर्धचालक, अर्धचालक एक अर्धचालक होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली सेमीकंडक्टर जो भी हम आप लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी हम डिजिटली जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसमें सारे सेमी कंडक्टर बेस्ड हैं। उसमें हजारों लाखों बिलियंस की तादाद में सेमी कंडक्टर लगे हुए हैं। वो इन्हीं के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, डिजिटली हम लोग बात कर पा रहे हैं, कुछ भी एवरीथिंग जो भी हम डिजिटली में कर रहे हैं, डिजिटली माध्यम से जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर ही की ही देन है। सेमीकंडक्टर एक बहुत पावरफुल डिवाइस है, चिप होती हैं छोटी छोटी सी, और हर कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, सब में लगी होती हैं, ठीक है। ठीक ठीक है। इस सेमीकंडक्टर, इसका सेमी अगर क्वेश्चन आ जाए सेमीकंडक्टर का आविष्कार किसने किया था, तो जेएस किल्बी, ठीक है। आविष्कार जेएस किल्बी, जेएस किल्बी ने किया था, और ये किया था 1958, करेक्ट। एनी डाउट, सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस मैंने आपको बता दिया है कि क्या होती हैं, ठीक है। ये एक रॉ मटेरियल है ये, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये होता है अर्धचालक। जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे वो इजी तरीके से इसको समझते होते हैं, ठीक है। इसमें पी दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। पी एन पी, एन पी एन सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक होता है पी एन पी सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये लेयरें होती हैं,
ठीक है, सैंडविच के समान होता है। ठीक है, इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, NPN सेमीकंडक्टर, एक इमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। ठीक है, एक टर्म्स होते हैं इस। ओके, इसको आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। और जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे, जो टेक्निकल फील्ड से होंगे, इजी तरीके से इसको समझ सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एनी डाउट? तो सेमीकंडक्टर के बारे में हमने देखा हुआ है थोड़ा सा। आविष्कार किसने किया था, कब हुआ था आविष्कार? ये अर्धचालक डिवाइस है सेमीकंडक्टर जो होते हैं। ठीक है, इसको कि स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअली बेसिकली, डीपीएस नंदा बने टाटा, टाटा पावर रिक्यूबल एनर्जी के सीईओ एंड एमडी, सीईओ एंड एमडी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका मतलब होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी संस्था के हो सकते हैं, कॉलेज हो, आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग हो, किसी भी संस्था की चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मुख्य। ठीक है, मुखिया उसको बोलते हैं, बोल सकते हैं। करेक्ट। तो देखते हैं हम टाटा, आपको पता होना चाहिए टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। रतन टाटा, जमशेदजी टाटा ने जो झारखंड में जिसने अपना कारोबार लगाया हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो बहुत सारे फील्ड में ये काम कर रहा है। टाटा पावर ने डीपीएस नंदा को अपनी सहायक कंपनी टाटा पावर रिक्यूबल एनर्जी, अब आप सकते हैं रिक्यूबल एनर्जी, टीपी, TPREL का अध्यक्ष नवीनीकरण सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। दोनों कार्यभार समान दिए हुए हैं। भारत की अग्रणी अग्रणी एक एकीकृत बिजली कंपनी में से एक टाटा, ये बिजली बनाने की कंपनी है। देखो टाटा बिजली भी बनाती है भाई। ठीक है, ने अपने महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवहन की घोषणा की है, क्योंकि उसने दीपेश नंदा, अब देख लीजिएगा दीपेश नंदा, ठीक है, किसको बनाया है? दीपेश नंदा जी को बनाया है। करेक्ट। अध्यक्ष हैं नवीनी और अपनी सहायक कंपनी टाटा रिक्यूबल एनर्जी लिमिटेड का सीईओ एमडी नियुक्त किया है। 1 नवंबर 2023 को प्रभावी यह कदम नवीनी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमुख शक्ति बनाने की दिशा में टाटा पावर की यात्रा में एक रणनीतिक कदम है। ठीक है, एक छोटा सा वो है, तो आप देख सकते हो इसी तरीके से हमने इसको भी क्लैरिफाई किया हुआ है। क्या छोटे छोटे टर्म्स समझ सकते हैं आप इसमें। आप 2-3 चीजें सीखे हैं, एमडी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको इसी तरीके से समझेंगे हम। करेक्ट। ये क्या बोल रहा है, साइमा साइमा बजेद ने जीता WHO क्षेत्रीय निर्देशन का अहम चुनाव। WHO, अब इस तो हमने देख लिया है, ये क्या है, साइमा जावेद बजेद, साइमा बजेद, सॉरी एक बार देखिएगा, साइमा बजेद ने चुनाव जीता है किसमें, WHO में। पहले हम पूरा का पूरा न्यूज पढ़ते हैं, क्या है बेसिकली न्यूज, फिर WHO एक पॉइंट निकला हमारे सामने, और WHO के बारे में हम विस्तार से देखते हैं बेसिकली WHO क्या है। ठीक है, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की बेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइमा बाजिद। ठीक है, ये क्या है, बांग्लादेश की पीएम, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, शेख हसीना, शेख हसीना की क्या है, बेटी है। करेक्ट। आगे देखते हैं, बेटी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण चुनाव जीता है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश की
प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा बजीर जो एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। देख लीजिएगा कितना महत्वपूर्ण कदम, अच्छा कार्य कर रहे हैं ये, मतलब ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निर्देशन के रूप में नामांकित किया गया है। WHO के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर शंभू प्रसाद आचार्य दूसरे उम्मीदवार थे। उन्होंने नेपाल ने नामांकित किया था। समझ सकते हैं आप, दो लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था इस चुनाव में, लेकिन ये जीती हुई है, और शंभू प्रसाद ने जिनने प्रतिनिधित्व नेपाल की ओर से किया था वो हार चुके हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र में, देखिए कौन सा सत्र हुआ है, 76वें सत्र में एक बंद बैठक के दौरान सदस्यों ने जावेद को एक पद पर नामित करने के लिए मतदान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन निकाय के एक के बयान के अनुसार नामांकित WHO कार्यकारी बोर्ड को उनके 154वें सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। 22 से 27 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होगा। जावेद 1 फरवरी 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे। अब क्या कर रही है ये, किसका पदभार ग्रहण कर रही है भाई, WHO के कार्यकारी बोर्ड। ठीक है, तो ये क्या क्या जीता है इनने, महत्वपूर्ण चुनाव जीता है भाई। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं क्या क्या फैक्ट निकल के आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस एक्चुअली बेसिकली हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या फैक्ट निकल के आए हैं, इस ओके देख लीजिएगा। अभी हाल हम आपको बेहतरीन तरीके से, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। ठीक है, WHO के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बेसिकली WHO क्या है, एनी डाउट? ठीक है, तो बेसिकली WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 7 अप्रैल 1948। किसी को डाउट? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कमेंट में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट को हम तक पहुंचाइए, हम आपका समस्या का समाधान करेंगे। करेक्ट। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एनी डाउट? करेक्ट, एनी डाउट? ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब इसकी बेसिकली WHO है क्या और क्या कार्य करता है ये समझ ही गए, मैं बता रहा हूँ। इसमें बेसिकली सदस्य देश हैं, देख लीजिएगा 194। अब 194 संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र के सभी देश, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी संयुक्त राष्ट्र देश के सभी सदस्य इसके क्या है, सदस्य हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसके कार्य क्या है वो देखते हैं। ठीक है, WHO के कार्य क्या क्या है उनको समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा WHO के कार्य क्या है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। जैसे सारे देश हैं, सभी देश हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, वर्ल्ड में हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू होंगे तो इस पे क्या बनाएगी, नीतियां बनाएगी, सलाह देगी। ठीक है, नीतियां बनाएगी। ठीक है, वित्तीय, समझ पा रहे हैं आप, और क्या करेगी इस पे, ओके, इस पे क्या करेगी, ध्यान दीजिएगा, जस्ट मिनट।
थोड़ा एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। अब सेकंड में क्या करेगी, इस पे कार देखते हैं। कार में मैंने बताया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ यानी स्वास्थ्य से क्या बनाएंगे, नीतियां बनाएगी, नीतियां बनाएगी, फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट क्या बोल रहा है, वित्तीय नीतियों की निगरानी करेगी, बजट समीक्षा करेगी। देखिए वित्तीय, जैसे बहुत सारे देशों को वित्तीय सहायता देगी, कहाँ कोई महामारी उभर गई है, जैसे कोविड आया था, तो सारा का सारा फंडिंग है, सारी की सारी हेल्प है, उनको गाइड करना, नीतियां बनाना कि किस तरीके से हम लोग देशों को इससे बचाएं। अपनी डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम जाती है, ठीक है, उनके कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके जो भी कर्मचारी हैं वो पहुंचाते हैं, सारी सुविधाएं फैसिलिटी भाई देती है, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, उससे बचा जा सके। बजट 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 की समीक्षा करना, ठीक है, किसको कितना बजट देना है, क्या सुविधाएं उपलब्ध करानी है, किस एरिया में क्या कौन कौन सी बीमारी फैली हुई है, फैल रही है, ठीक है, नीतियां बनाना, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी संबंधी सहायता सहायता और नीतियों का निर्धारण करना, ओके, ये चीजें इसके कार्य हैं। अब इसमें देखिए भारत इसमें कब शामिल हुई, तो भारत WHO में 12 जनवरी 1948 को शामिल हुआ था। एनी डाउट, इतने सारे फैक्ट हमने सीखे हुए हैं, एक कुछ फैक्ट और सीखते हैं हम इसमें, अच्छे अच्छे फैक्ट, कुछ 2-3 फैक्ट और देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करेंगे मूव, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ फैक्ट और देखने हैं। इसकी महानिर्देशक बेसिकली कौन है, वर्तमान में WHO के महानिर्देशक, WHO के महानिर्देशक, ठीक है, महानिर्देशक कौन है भाई WHO के, वो देख लेते हैं। महानिर्देशक कौन है, तो देख लीजिए महानिर्देशक कौन है, मार्गरेट चैन। और भारत की ओर से उप महानिर्देशक सौम्या स्वामीनाथन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ हर एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, करेक्ट। एक फैक्ट और देख लेते हैं हम, वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि हम बीमारियों के बारे में अपने समाज को, अपने देश में, शहर में सबको जागरूक कर सकें, बता सकें, ठीक है, अलर्ट, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस ओके, देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। कोलकाता के राजभवन, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर, प्रतिष्ठित सिंहासन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसा डायरेक्ट हिट होगा आपसे, सिंहासन यानी कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। करेक्ट। इसमें देख लेते हैं कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन, सिंहासन के विशिष्ट ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में रखा गया है। सिंहासन कक्ष का नाम अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष होगा। ठीक है, जो उस एकता अखंडता का प्रतीक है जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में समर्थन किया है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण कदम कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष जो ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है का नाम बदलकर इतना यह कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत की स्मृति में रखा गया है। यह निर्णय पटेल की जयंती के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी की श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यपाल CB आनंद बोस, अब यहाँ आ जाते हैं, कोलकाता के बारे में बात हो रही है भाई। करेक्ट, तो हम कोलकाता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमारा स्टेट है ये कोलकाता। कोलकाता की राजधानी आपको पता होना चाहिए, क्या है भाई, बताओ कोलकाता की राजधानी क्या है। ठीक है, आपको ये चीज होना चाहिए। यहाँ की CM कौन है, यहाँ के राज्यपाल, ठीक है, ममता बनर्जी है। कोलकाता तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल। कोलकाता है ना जो, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, ये उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं बता देना चाहता हूँ। ये कोलकाता है पश्चिम बंगाल का एक क्या है, शहर है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। करेक्ट, कोलकाता में क्या किया गया है, सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। एनी डाउट। ठीक है, CM है यहाँ की ममता बनर्जी। ठीक है, और राज्यपाल आपको पता होना चाहिए CB आनंद। करेक्ट। अब थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, मैं ऐसी बर्बली बता रहा हूँ। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री रहे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे स्वतंत्रता आज़ादी हमें मिलने के बाद इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश में बहुत सारी रियासतें थी राजाओं की, ऐसे बिखरे पड़ा हुआ था हमारा देश, तो इनने एक जोड़ने का काम किया था हमारे देश को। हमारे देश में ये पूरी पद्धति है कि सब पे हमारी सरकार का नियंत्रण होगा, कोई स्वायत्त राज्य नहीं बना सकता है, सबको हमारे सेंट्रल के अधीन काम करना होगा। तो इन्होंने सबको एक सांझी में संजोया, एकता एकत्र किया। ठीक है, तो इनको इसलिए बोला जाता है एकता का प्रतीक। ठीक है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और पहले गृह मंत्री रहे हैं। करेक्ट, तो इन्हीं की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सिंहासन कक्ष जो कोलकाता में है उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोजिला बार मेमोरियल। जोजिला बार
देख लेते हैं भाई जोजिला बार क्या है। ठीक है, ये देखिए जोजिला बार मेमोरियल में बनाया गया है जोजिला दिवस। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दांस के पास, जम्मू कश्मीर में दांस के पास, ठीक है, पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया गया। इसका आयोजन लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाई पर 1948 में भारतीय सैनिकों के साहस और कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए किया गया। 1 नवंबर को सांद्र के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 1 नवंबर को ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जोजिला दिवस। ठीक है, 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जोजिला दिवस। जोजिला दिवस 1948 में, ध्यान दिए, बहुत अच्छा फैक्ट है, 1948 में बाइसन, ऑपरेशन बाइसन, ठीक है, ऑपरेशन बाइसन, एनी डाउट? बाइसन में भारतीय सैनिकों द्वारा वीरतापूर्ण कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए किया गया था, जो लद्दाख के प्रवेश द्वार, यानी आप कह सकते हैं क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट हिट होगा, ठीक है, कि लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जोजिला को कहा जाता है। ठीक है, जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाई पर स्थित है। लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के कमांडर, वेरी इंपॉर्टेंट, फायर एंड फ्यूरी के कॉर्प्स के कमांडर योद्धाओं द्वारा एक गंभीर पुष्पांजलि अर्पित करना, वीर बहादुरों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों से जोजिला दर्रे को मुक्त कराने के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा है। जोजिला दिवस भारतीय सेनाओं की बहादुरी की सामान्य प्रतीक है। इस लड़ाई को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पहली बार टैंकों को इस्तेमाल हुआ था। करेक्ट। जोजिला है एक जम्मू कश्मीर का शहर है में लद्दाख, वहाँ एक जोजिला सुरंग है, जोजिला बार मेमोरियल है। इसको हम कभी विस्तार से पढ़ाएंगे और विस्तार से सीखेंगे इसके बारे में। इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या कह रहा है, करंट की न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूपीआई में जैसे हम पेमेंट करते हैं ना यूपीआई के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, इसलिए यूपीआई मोड। ठीक है, अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2023 में, ठीक है, यूपीआई के माध्यम से 17.16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ है? रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं। तो सारे लोग आजकल क्या है, किसी के पास मनी है क्या भाई? किसी के पास भी मनी नहीं है, पॉकेट में तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास जीरो है, फुकट घूम रहे हैं हम लोग। लेकिन सारे लोग, हमें 1 रुपए के चिप्स कुछ भी चाहिए, 5 रुपए का चिप्स का पैकेट भी चाहिए, तो फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं यूपीआई के माध्यम से। क्या बोलते हैं भैया, यूपीआई है क्या? यूपीआई से हो जाएगा क्या? सबसे पहले यही पूछते हैं। ठीक है, तो आजकल ये डिजिटल यानी कैशलेस मनी के माध्यम पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अब यूपीआई देख लेते हैं, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। देखो, हम करंट अफेयर क्यों पढ़ते हैं? करंट अफेयर इसलिए पढ़ते हैं, डे बाय डे की न्यूज है, कि ये चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं, इसलिए पूछी जाती हैं। अब ये तो हमें पढ़ना नहीं था, करंट अफेयर क्यों पढ़ा? हमें कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो वही चीज़ें आती हैं जो हमारी डेली वर्तमान में घटित होती हैं, तो उनसे हम हमारी ये डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं हम, तो उसी को पूछा जाता है अधिकांशतः। ठीक है,
तो ये हमने देख लिया हुआ है कि बेसिकली अक्टूबर मंथ में कुछ हाई रिकॉर्ड तक ट्रांजैक्शन किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, 17.16 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ है, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी, बहुत अच्छी न्यूज़ थी ये, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कैशलेस हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे हमें बेनिफिट्स हैं, क्योंकि करप्शन नहीं होगा। जो हमारे पैसे हैं, अगर हमें 5 रुपये की चीज़ ली हुई है, वस्तु ली हुई है, तो 5 रुपये ही पे करेंगे। अगर 5 रुपये, अगर 9 रुपये की चीज़ है और 10 रुपये पास है, तो 1 रुपये कोई नहीं देगा आपको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें बेनिफिट है इससे, तो हम देख सकते हैं इजी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर में अब तक का दूसरा सर्वाधिक जीएसटी संग्रह। कितनी बेहतरीन न्यूज़ है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं अक्टूबर मंथ में। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अक्टूबर माह में क्या हुआ है भाई, जीएसटी संग्रह यानी जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है हमारा, 1.72 लाख करोड़। कितना हमने रेवेन्यू, कितना जीएसटी दिया हुआ है देख लीजिए सरकार को। सरकार बोलती है हमारी कि पैसा नहीं है हमारे पास देने के लिए, योजना निर्धारण करने के लिए। देखिए हम कितना पैसा दे रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, देश हम ही लोगों से चल रहा है। करेक्ट। दूसरे सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है पूरे अभी तक का 2017 से। तो देखिए हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। वित्तीय मंत्रालय ने कहा है कि अक्टूबर में माल एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह 1.72 लाख करोड़ रहा है, जो अब तक का दूसरा सर्वाधिक। अक्टूबर 2022 में संग्रहण 1.5 लाख करोड़ की तुलना में अब यह 13% अधिक हो गया है। बहुत बढ़ गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अक्टूबर 2023 में जीएसटी संग्रह राजस्व अप्रैल 2023 के बाद दूसरा सबसे अधिक 1.72 लाख करोड़ रुपए है। मंत्रालय ने यह बताया है कि सालाना आधार पर 13% की रिकॉर्ड। क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट हिट होगा कि हमारे जीएसटी कलेक्शन में वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है, तो 13% की, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट। माल एवं सेवा कर जीएसटी में अब तक का सबसे अधिक राजस्व 2023 में 1.87 लाख करोड़ दर्ज किया गया था। यह वित्त वर्ष 2023 में औसतन सरल मासिक जीएसटी संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यह जो एक साल पहले की अवधि की तुलना में 11% अधिक है। तो हम देख सकते हैं इसी तरीके से। अब हमारे पास फैक्ट निकल के आया है जीएसटी। तो हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जीएसटी क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, ये क्या क्या काम करता है, एनी डाउट। तो हम देख लेते हैं जीएसटी। जीएसटी इसका हिंदी में अनुवाद है वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। करेक्ट। यह क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। एनी डाउट। इनडायरेक्ट यानी हम किसी को बाय हैंड नहीं देते हैं। हम कोई सी भी वस्तु खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, खाने का सामान खरीदते हैं, उनमें अलग अलग कैटेगराइज वाइज जीएसटी स्लॉट दिए गए हैं, तो हम पे करते हैं। हम कोई भी वस्तु खरीदने से पहले जैसी खरीदते हैं उसी के साथ टैक्स को पे कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मतलब इसी में देखते हैं जीएसटी। इस ओके, और इजी तरीके से हम जीएसटी को समझेंगे। जीएसटी की बेसिकली स्थापना कब हुई। ठीक है, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2017। करेक्ट। 101वें
संविधान संशोधन द्वारा। एनी डाउट? हमने 2 फैक्ट सीखे। जीएसटी की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? सिफारिश किसने दी थी? विजय केलकर, एक अर्थशास्त्री हैं विजय केलकर समिति ने क्या दिया था? सुझाव। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि जीएसटी समिति का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने। एनी डाउट? क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, असीम दास गुप्ता, इनका भी नाम आता है। तो ये क्या थे? असीम दास गुप्ता समिति के रूप में के स्वरूप दिया था। ठीक है, स्वरूप किसने दिया था? स्वरूप दिया था असीम दास गुप्ता ने। क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, कोई शक नहीं है, आया हुआ है एग्जामों में। ठीक है, एनी डाउट? और संविधान के अनुच्छेद में एक इस जीएसटी के लिए संविधान में एक नया आर्टिकल अनुच्छेद जोड़ा गया 269A। इसमें जीएसटी को क्या किया गया? गठित किया गया। ठीक है, इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक, इसी में थोड़ा सा जीएसटी के बारे में थोड़ा और समझेंगे हम विस्तार से, क्योंकि मैं बहुत अच्छे फैक्ट बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। ठीक है, एनी डाउट? जो अभी तक हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसमें कोई किसी को समस्या, किसी को डाउट तो बताइएगा। ठीक है, अब आता है जीएसटी। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी का अध्यक्ष होता है वर्तमान भारत का वित्त मंत्री। ध्यान दीजिएगा, भारत का वर्तमान वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये हमारी वर्तमान वित्त मंत्री हैं। करेक्ट? एनी डाउट? अब हम इसमें देख लेते हैं कि बेसिकली जीएसटी कितने स्लॉट में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें 5 टाइप का जीएसटी लगता है, 5 टाइप्स। एक होता है 0%, एक होता है 5% जीएसटी। ठीक है, एक होता है 12% जीएसटी। ठीक है, एक 18% जीएसटी और एक 28% जीएसटी। करेक्ट? 5 प्रकार का जीएसटी हमें पे करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम कोई सा भी जीएसटी नहीं देते हैं। ठीक है, तो जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे एल्कोहल, सोना चांदी, ठीक है, और भी नमक, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिन पे हम जीएसटी पे नहीं करते हैं, जिसे जीएसटी स्लॉट से अलग रखा गया। टैक्स तो लगता है लेकिन जीएसटी में नहीं आता है, वो दूसरा टैक्स देते हैं उसमें। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष कर देते हैं। एनी डाउट? तो 5 स्लॉटों में बनाया गया। इसमें अब जो दिया गया है, एक होता है स्टेट जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। अगर ये 5% जीएसटी है तो ये 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
1.25 एंड 1.25। ऐसे ही सेम टू सेम ए भी हो जाएगा 6.6%, ए भी 9% एंड 9%। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सरकार लेती है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको हम कैसे, देखिए अच्छी न्यूज है। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार देख लेते हैं भाई, ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार क्या होता है बेसिकली, इस चीज को समझिएगा। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल इंटर स्टडीज एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार भारत में जेमनी वेरी इंपोर्टेंट जन्मी भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक, उनमें कौन सी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आने वाले प्रीवियस किसी भी एग्जाम में 100% हिट होगा, पूछा जाएगा। कोर्टिंग इंडिया, कोर्टिंग इंडिया, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया, ठीक है, कोर्टिंग इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड एवं द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर में लिखा के लिए दिया गया है, ठीक है। ये पुस्तक है, बहुत लंबा नाम है, इसी को देखिएगा। कोर्टिंग इंडिया, करेक्ट। इस उल्लेखनीय कार्य को जैसे मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनीतिक मिशन के माध्यम से बताई गई ब्रिटिश और भारत की सच्ची मूल कहानी के रूप में जाना जाता है, ने इस वर्ष लंदन में ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गैर काल्पनिक पुरस्कार का दावा भारत में जन्मी नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के रूप में दिया गया, करेक्ट, आप जान सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें इनकी पुस्तक के बारे में देखना है, इनने कौन सी पुस्तक लिखी है, वो किससे संबंधित है, इंडिया और ब्रिटेन और मुगल शासन के बारे में। इसी साल में बुलाया है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी राज्य पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के लिए कड़े किए नियम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पुलिस बल में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्देशकों को एक व्यापक सेट जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित निर्देशक पुलिस सुधार वर्ष अदालत में 2006 के फैसलों को संशोधित करने के लिए केंद्र की याचिका में जवाब में आए हैं। अदालत के हालिया फैसले में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के लिए पारदर्शिता, योग्यता आधारित नियुक्ति और निश्चित कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस निदेशक डीजीपी नियुक्त करने से बचें। इसके बजाय राज्यों को डीजीपी और पुलिस अधिकारी के पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में विचार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजने का आदेश दिया गया है। तो यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस ओके, एनी डाउट?
करेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखी हैं और आने वाले समय में हम इसको भी देखेंगे। एक न्यूज़ और दिख रही है, पत्रकारिता के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दंड समाप्त करने के लिए पत्रकारों को, यानी 2 नवंबर को क्या मनाया जाता है, पत्रकारिता दिवस, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। और हम आज की क्लास को यहीं सेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को सभी को हमारी क्लास के बारे में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी, हम बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।